मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और बच्चा पार्टी इस क्लास से ही बहुत सारा प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो बच्चों आज के क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले केमिस्ट्री के इस 70 ऑब्जेक्टिव को आप लोग अच्छे से याद भी करते चलिएगा। ओके, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी हमारे साथ चैट सेक्शन में आंसर को लगाते चलिएगा और लास्ट में बताइएगा इस 70 ऑब्जेक्टिव में आप लोग सही कितना कर पाते हो। जिसमें कि पहला नंबर सवाल आपके सामने है, आपके फोन के स्क्रीन पर है, तो सारे बच्चे आंसर को लगाते चलिएगा। पहला नंबर सवाल पूछा जा रहा है, CsCl की क्रिस्टल संरचना है। अब आपको बताना है CsCl यानी कि सीजियम क्लोराइड की क्रिस्टल संरचना कैसी होती है। तो बच्चों हमने बताया था कि अगर आपके सामने हो CsCl तो आप लोग BCC लगाना, और अगर आपके सामने आए NaCl तो आप लोग FCC लगाना। ये तो हमने बता चुका है ना बच्चा पार्टी। तो सीजियम क्लोराइड कैसा होगा, BCC यानी कि बॉडी सेंटर्ड में होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर NaCl आए तो क्या लगाओगे बच्चों, FCC लगाना, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं। मात्र 70 ऑब्जेक्टिव होगा जो कि सारा का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आज के क्लास में। देखिए दूसरा नंबर सवाल पूछा जा रहा है, ट्रांजिस्टर सेटों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला तत्व है। अब आप बताओ जी, ट्रांजिस्टर सेटों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला जो तत्व होता है वो सिलिकॉन होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सारे बच्चे इसको याद रखना, सारा का सारा इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर सवाल देखिए, अर्धपारगम्य झिल्ली से परासरण क्रिया में निकल पाते हैं कौन होते हैं भाई, वो विलायक के अणु होते हैं, विलायक के कण होते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 3 का क्या होगा, ऑप्शन बी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर सवाल देखिए पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस है। अक्रिस्टलीय यानी कि नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड यानी कि एमरफोस सॉलिड पूछा गया आप लोगों से बच्चा पार्टी, क्या होगा। तो नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड यानी कि क्वार्ट्ज ग्लास क्या होता है, इसे हम लोग SiO2 के रूप में लिखते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों, ये नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जांपल है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। पांचवा नंबर सवाल देखो, निम्नलिखित में किसका क्वथनांक सबसे अधिक होगा। सबसे अधिक जो क्वथनांक होता है वो किसका होगा। एक बार पूछा गया था निम्नलिखित में किसके लिए हिमांक का अवनमन अधिकतम होगा, तो आप लोगों ने लगाया होगा K2SO4। ये प्रश्न तो याद होगा क्योंकि कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। और सबसे क्वथनांक जो अधिकतम होगा वो जल में 1% NaCl का। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 6 नंबर सवाल है, क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ के लिए कौन सा सही है। तो बच्चों हमने बताया है क्रिस्टलीय ठोस वह होता है जिसकी निश्चित और नियमित ज्यामितीय आकृति होती है तथा जिसे बराबर बराबर भागों में बांटा जा सके उसे हम लोग क्रिस्टल कहते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है इनके सुस्पष्ट द्रव्यमान होते, बिल्कुल होते, ये तो सही है। ये असमदैशिक होते, तो बच्चों हमने बताया भी था कि क्रिस्टलीय ठोस विसमदैशिकता को दर्शाते हैं, तो ये भी सही आंसर है। उसके बाद इसकी निश्चित और नियमित ज्यामितीय आकृति होती है, तो ये भी बिल्कुल सही आंसर है। तो देख रहे हो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, 6 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ये सारे के सारे जो लाइन है ये क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ के लिए सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी है। पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल यानी कि BCC में परमाणुओं की संख्या कितनी होगी बच्चों, तो परमाणु 2 होते हैं और कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होते हैं। तो परमाणु पूछा गया, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। लेकिन बच्चों अगर समन्वय संख्या पूछता तो आप लोग 8 लगाते। चलो आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर सवाल देखो पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में कौन ब्रैग समीकरण है। ब्रैग के समीकरण के लिए हमने बताया था कि n लेमडा बराबर 2d sin थीटा होता है। क्या होता है बच्चों, n लेमडा बराबर 2d sin थीटा, याद रखना ये 2 नंबर में भी पूछता है। चलो आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर सवाल देखिए पूछा जा रहा है, सिलिकॉन में आर्सेनिक मिलाने की क्रिया क्या कहलाती है। सिलिकॉन में आर्सेनिक मिलाने की क्रिया जो कहलाती है वो डोपिंग कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों, डोपिंग। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। और अगला नंबर सवाल देखिए, 10 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, बच्चा पार्टी आप लोग हमारे साथ आंसर को लगाते चलो और हमारे साथ बोलते भी चलो ताकि आपको क्लास में ही ये सारा प्रश्न याद हो जाए, इसलिए बोलना बहुत ही जरूरी है। देखिए धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन का ताप बढ़ाने पर विलेयता क्या होगा। ताप बढ़ाने पर विलेयता क्या होता है, बढ़ता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा 10 का। चलो 11 नंबर सवाल को देखिए पूछा जा रहा है, हेनरी स्थिरांक KH का मान क्या होता है। हेनरी स्थिरांक यानी कि आप लोगों ने पढ़ा होगा P बराबर बच्चों क्या होगा, KHX होता है। ये KH यानी कि ये हेनरी
कांस्टेंट होता है, इसका ताप बढ़ाने पर इसका जो होता है वो KH का मान बढ़ता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। याद रखना बच्चों, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलो 12 नंबर सवाल देखिए, पूछा जा रहा है द्रवित सोडियम क्लोराइड के वैद्युत अपघटन में एनोड पर क्या होता है। देखो, अगर आपसे पूछे कैथोड पर क्या होता है तो कैथोड पर अवकरण होता है और एनोड पर ऑक्सीकरण होता है। अगर कैथोड पर पूछे क्या मुक्त होता है तो भाई कैथोड पर सोडियम मुक्त होता है, और जबकि एनोड पर ऑक्सीकरण के साथ हमारा क्लोरीन गैस मुक्त होता है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, 13 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, एक फैराडे बराबर क्या होता है। एक फैराडे बराबर पूछा गया बच्चों, एक फैराडे बराबर होता है 96,494 कूलम होता है। ये लगभग में 96,500 कूलम लिखते हैं, और बराबर में जो होता है वो होता है 1 मोल इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। ये भी याद रखना, इंपॉर्टेंट है बच्चों। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, 14 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, विद्युत अपघटन के नियम दिए थे। विद्युत अपघटन के नियम दिए थे फैराडे साहब ने, ये तो सबको पता है बच्चों। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन सी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। लगाते चलो आंसर को और इसको याद करते चलो। चलो आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है। भाई द्वितीयक सेल यानी कि जिसे हम लोग पुनः यूज कर सकते हैं। जैसे मोबाइल हुआ ना, तो मोबाइल को चार्ज करके फिर से हम फेंक नहीं देते भाई, क्योंकि चार्ज खत्म होता है तो फिर चार्ज करते हैं, फिर रील्स देखना शुरू करते हैं। ये हमारा क्या होता है? ये लेड स्टोरेज बैटरी होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, द्वितीयक सेल होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, 16 नंबर सवाल है, विलियन की चालकता समानुपाती होती है किसके? विलियन की चालकता समानुपाती होती है आयनों की संख्या की, यानी कि नंबर ऑफ आयंस के। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखोगे। चलो 17 नंबर सवाल देखिए, पूछा जा रहा है, और जल्दी जल्दी से लगा दो बच्चा पार्टी, क्या होगा इसका सही जवाब। पूछा जा रहा है, वैद्युत अपघट्य सेल में इलेक्ट्रॉन जिस इलेक्ट्रोड से घोल में प्रविष्ट करता है उसे क्या कहते हैं? जल्दी से बता दो। वैद्युत अपघटन सेल में इलेक्ट्रॉन जिस इलेक्ट्रोड से घोल में प्रविष्ट करता है उसे हम लोग कैथोड कहते हैं। क्या कहते हैं सर? कैथोड। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो 18 नंबर सवाल देखिए, पूछा जा रहा है, आपके सामने है, किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निम्नलिखित में किस पर निर्भर करता है? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग स्थिरांक होता है वो टेम्परेचर पर निर्भर करता है बच्चों। किस पर? टेम्परेचर पर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, 19 नंबर सवाल देखिए, पूछा जा रहा है आप लोगों से, हैवर की विधि से अमोनिया के निर्माण में निम्नलिखित में कौन सा उत्प्रेरक का प्रयोग होता है? कौन सा उत्प्रेरक होता है? तो वो लोहे का महीन पाउडर होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 19 का। चलो जी 20 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, जिस अभिक्रिया की अनुकता एक होती है उसे क्या कहते हैं? देखो बच्चों, जिस अभिक्रिया की अनुकता एक होती है उसे हम लोग एक अणुक अभिक्रिया कहते हैं। जिस अभिक्रिया की अनुकता दो होती है उसे हम लोग द्विअणुक अभिक्रिया कहते हैं। जिस अभिक्रिया की अनुकता तीन होती है उसे हम लोग त्रिअणुक अभिक्रिया कहते हैं। तो क्या सर जिस अभिक्रिया की अनुकता चार होगी उसे हम लोग चार अणुक अभिक्रिया कहेंगे? नहीं मेरे भाई, अनुकता का अधिकतम मान मात्र 3 ही हो सकता है, क्योंकि अनुकता एक सैद्धांतिक मान होता है, ये सिद्ध किया हुआ मान है। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और 2 नंबर या फिर 5 नंबर में भी पूछेगा, अनुकता और अभिक्रिया की कोटि में अंतर को स्पष्ट कीजिए। तो आप लोग क्या लगाओगे बच्चा पार्टी? अगर अनुकता की बात करें तो अनुकता क्या होता है? किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले परमाणुओं या अणुओं की न्यूनतम संख्या अभिक्रिया की अनुकता कहलाती है। और ये अभिक्रिया की कोटि क्या होता है? वेग समीकरण में प्रयुक्त सांद्रण पदों के घात के योगफल को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। ये दोनों डिफिनेशन को याद रखना, ये पूछेगा अनुकता क्या होता है या फिर अभिक्रिया की कोटि क्या होता है, 2 नंबर में पूछा जाता है। वैसे बच्चा पार्टी और जो भी बच्चे अभी तक हमारे द्वारा तैयार किए गए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नोट्स जा रहा है, किसी शून्य कोटि की अभिक्रिया की दर क्या होती है? बता दो। तो वो निश्चित होती है। तो एक बार ऐसे पूछा गया था, किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है? तो आप लोग लगाओगे सर शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, 22 नंबर सवाल है, किसी अभिक्रिया में उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को क्या करता है? किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक का कार्य है अभिक्रिया के वेग को बढ़ाना और घटाना, यानी कि अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता भी है और घटाता भी है। जैसे अगर आप लोगों की बात कर ले,
तो आप लोग जिस दिन कोई मोटिवेशन वाला वीडियो को देख लेते हो ना, तो उस दिन लगता है कि सर हम 24 घंटे में 20 घंटे एकदम पढ़ाई कर लेंगे, एकदम अच्छे से पढ़ाई कर लेंगे, बहुत अच्छा नंबर लेके आ जाएंगे इतना कम समय में। लेकिन जैसे ही अगला दिन आता है तो 7 बजे तक सोए रहते हो, सोचते हो भाई जो भाग्य में लिखा होगा वही होगा, हमें सोने दो। तो ये क्या हुआ, ये मोटिवेशन वाला जो वीडियो था ये आपके लिए उत्प्रेरक का कार्य किया, आपको ये बढ़ा भी दिया, उसके बाद घटा भी दिया। करेक्ट आंसर कौन सा होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल ही सही आंसर। ओके बच्चों, चलो 23 नंबर सवाल को देखिए, पूछा जा रहा है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है। प्रथम कोटि के लिए देखो, ये आपसे पूछेगा शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए क्या होता है, आपसे पूछेगा प्रथम कोटि के लिए क्या होता है, आपके और आपसे पूछेगा द्वितीय कोटि के लिए क्या होता है। देखो अगर शून्य कोटि की बात करें बच्चों, वो होता है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, प्रथम कोटि के लिए होता है सेकेंड इनवर्स, और द्वितीय कोटि के लिए होता है मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स। इतना को याद रख लो बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई मेरे, पूछा जाएगा तो आप लोग लगा के आओगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रथम कोटि के लिए पूछा गया था। चलो आगे बढ़ते हैं, 24 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में कौन लायोफिलिक कोलाइड है। लायोफिलिक कोलाइड कौन सा होगा, गोंद हो जाएगा, यही सब तो होता है ना बच्चों। लायोफिलिक कोलाइड पूछा गया, गोंद होगा। द्रव से स्नेह करने वाला, द्रव से नहीं पूछा गया है, जैसे अगर गोंद की सिवा स्टार्च भी हो तो लगा देना, जिलेटिन भी हो, ये सब द्रव से नहीं होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो 25 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, रासायनिक अधिशोषण में कितनी परतें होती है। रासायनिक अधिशोषण में एक परतें होती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, याद रखना आप सब। चलो आगे बढ़ते हैं, 26 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में कौन कोलाइडल घोल नहीं है। समांगी विलयन जो है ये कोलाइडल घोल नहीं है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं, 27 नंबर सवाल है, अपमार्जक को क्या कहा जाता है। अपमार्जक को कहा जाता है पृष्ठ सक्रियण। क्या कहा जाता है बच्चों, पृष्ठ सक्रियण कहा जाता है। 27 का ए हो जाएगा। चलिए जी 28 नंबर सवाल को देखिए, द्रव स्नेही कोलाइड के अस्थायित्व का प्रमुख कारण क्या है। जल्दी से बता दो बच्चा पार्टी, क्या होगा इसका सही जवाब, सभी बच्चे का आंसर आना चाहिए। बहुत अच्छे बच्चों, द्रव स्नेही कोलाइड के अस्थायित्व का प्रमुख कारण आवेश होता है। क्या होता है, चार्ज होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 29 नंबर सवाल देखिए, कोलाइडी कणों का आकार निम्नलिखित में किसके बीच में होता है। जल्दी से बता दो, कोलाइडी कणों का जो आकार होता है वो हमारा 1 नैनोमीटर से लेके, क्या होता है बच्चों, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, 1 नैनोमीटर से लेके 1000 नैनोमीटर के बीच होता है बच्चों, याद रखिएगा। या फिर इसी को लिखते हैं 10 पर पावर -5 से लेके 10 पर पावर -7 सेंटीमीटर के बीच होता है, याद रखोगे ना। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा बच्चा पार्टी, याद रखना आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं, 30 नंबर सवाल देखिए, ये सारा का सारा पूछा हुआ सवाल है भाई, इसलिए इसको हल्के में नहीं लेना है, सारे प्रश्नों को याद करते चलना है। देखिए पूछा जा रहा है, द्रव स्नेही कोलाइड का उदाहरण कौन सा है। गोंद तो हमने बताया था, स्टार्च भी हमने बताया था, और जिलेटिन भी हमने बताया था। इनमें से सभी बच्चा पार्टी जल्दी जल्दी में गोंद मार के टिक करके मत निकल जाना, क्योंकि ये स्टार्च भी होता है, जिलेटिन भी होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही आंसर है। चलो 31 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, यूरिएज उदाहरण है किसका। यूरिएज एक एंजाइम का उदाहरण है। किसका उदाहरण है बच्चों, एक एंजाइम का उदाहरण है। 31 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगर आप लोग याद रखते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। चलो आगे बढ़ते हो, और बच्चों क्लास को लाइक करते चलना, क्योंकि आप लोग भूल जाते हो लाइक करने के लिए, और लाइक कर देते हो तो पढ़ाने में भी एकदम मजा आ जाता है बच्चों, इसलिए सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लीजिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 32 नंबर सवाल देखो, निम्नलिखित में कौन द्विभाषमिक अम्ल है। बता दो, द्विभाषमिक अम्ल पूछा गया, H3PO3 करेक्ट हो जाएगा क्या। 32 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही आंसर है, याद रखना 32 का ए वाला ऑप्शन सही है। चलो आगे बढ़ते हैं, 33 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, एल्यूमिनोथर्मिक विधि में एल्यूमिनियम कार्य करता है किसका। एल्यूमिनोथर्मिक विधि में एल्यूमिनियम जो कार्य करता है वो अवकारक का कार्य करता है। किसका बच्चों, अवकारक का कार्य करता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ओके बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं, 34 नंबर सवाल पूछा जा रहा है आप लोगों से, बॉक्साइट एक अयस्क है। ये तो भाई बहुत
बहुत आसान है। बॉक्साइट आए, कोरंडम आए, क्रायोलाइट आए, ये सब क्या है, एल्यूमिनियम का यस का ना, तो करेक्ट आंसर सी होगा। ये लोहा, कॉपर, जिंक ये सब का नहीं होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर सवाल पूछा जा रहा है आप लोगों से, हेमेटाइट से लोहा प्राप्त करने में चूना पत्थर का उपयोग किस रूप में किया जाता है? चूना पत्थर का उपयोग होता है द्रावक के रूप में। किसके रूप में बच्चों? सॉल्वेंट के रूप में। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में कौन सल्फाइड है इसका? बच्चों जिसके लास्ट में भाई अगर सल्फर लगा हो तो सल्फाइड होगा, ऑक्सीजन लगा हो तो ऑक्साइड होगा, अगर क्लोरीन लगा हो तो क्लोराइड होगा, लेकिन आपसे पूछा गया सल्फाइड कौन सा? देखो गैलेना की बात करें तो गैलेना को हम लोग पीबीएस लिखते हैं, यानी कि एस लगा है सल्फाइड का। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 36 का क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। देखो सल्फाइड का कुछ एग्जाम्पल बता दे रहे हैं, जैसे जेडएनएस हुआ, जिंक सल्फाइड जैसे बोलते हो, पीबीएस हुआ, FeS2 हुआ, CuFeS2 यानी कि कॉपर पायराइड, ये सब क्या होता है? ये सब सल्फाइड होता है बच्चों, याद रखोगे आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर सवाल का जवाब बता दो क्या होगा? पायरोलुसाइट क्या होता है? पायरोलुसाइट का सूत्र जानते हो क्या बच्चा पार्टी? MnO2 होता है। MnO2 यानी कि ऑक्सीजन लगा ऑक्साइड होगा, सल्फाइड वाला नहीं होगा, ये कार्बाइड वाला नहीं होता है। मैग्नीज का एक प्रकार का ऑक्साइड है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके चलो 38 नंबर सवाल देखिए, निम्न में कौन सा एक सल्फाइड अयस्क नहीं है? सल्फाइड अयस्क लेकिन नहीं है, पूछा गया आप लोगों से। ये मैग्नेटाइट का सूत्र जानते हो क्या बच्चा पार्टी? मैग्नेटाइट का सूत्र होता है Fe3O4 होता है। क्या होता है सर? Fe3 और उसके बाद O4 होता है, लास्ट में ऑक्सीजन लगा है ना, तो यही हमारा क्या होगा? ये ऑक्साइड अयस्क है, यानी कि सल्फाइड अयस्क ये नहीं है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा बच्चों, याद रखना। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 39 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, फास्फोरस अणु को निरूपित किया जाता है किस सूत्र से? फास्फोरस अणु को प्रकृति में P4 के नाम से जाना जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो 40 नंबर सवाल को देखिए, पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में कौन सी गैस जल पर एकत्र नहीं की जा सकती है? जल पर एकत्र नहीं होने वाला सल्फर डाइऑक्साइड है बच्चों। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होगा बच्चा पार्टी? ऑप्शन सी बिल्कुल ही सही आंसर है। याद हो रहा है कि नहीं भाई? एक बार थंब वाला इमोजी भेज दो सारे बच्चे। सर एकदम बढ़िया लग रहा है, क्लास समझ में आ रहा है, तो थंब वाला इमोजी भेजना और सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेना। और जितने भी बच्चे हमारे साथ डेली क्लास करना चाहते हैं तो हमने टाइम बता दिया है, शाम के 6 बजे और शाम के 8 बजे 2 क्लास होता है, जरूर ज्वाइन करिएगा आप लोगों के। चलो आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, सभी तत्वों में सर्वाधिक आयनन विभव किसका होता है? सभी तत्वों में सर्वाधिक आयनन विभव होता है वो हीलियम का होता है। किसका होता है सर? हीलियम का होता है। 41 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 42 नंबर सवाल देखो, XeF2 अणु की आकृति कैसी होती है? XeF2 पूछा गया बच्चों, तो XeF2 का जो होता है आकृति वो रेखीय होता है, लेकिन बच्चों XeF4 का पूछे वो हमारा क्या होता है, यहाँ पे लिख दे रहे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है XeF4 में क्या होता है, वो हमारा वर्ग समतलीय होता है, ये याद रखोगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो आगे बढ़ते हैं। 43 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, सबसे प्रबल अम्ल कौन सा है? बता दो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड? कौन सा होगा? वो होता है HClO4 होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 44 नंबर सवाल है, पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में कौन पी ब्लॉक का तत्व नहीं है? भाई ये मैग्नीशियम कहां से आ गया? मैग्नीशियम जो होता है ये एस ब्लॉक का तत्व है, तो ये पी ब्लॉक में कैसे आ सकता है? करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 45 नंबर सवाल का जवाब बता दो, ढलवा लोहा में कार्बन परमाणु की प्रतिशत मात्रा पाई जाती है। देखो अगर ढलवा लोहा की बात हो उसमें 3% से 4% के बीच होती है, लेकिन अगर पिटवा लोहा की बात हो तो 0.12% से लेके 0.25% के बीच होती है। ये पिटवा लोहा के लिए है और ये ढलवा लोहा के लिए, तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 46 नंबर सवाल देखो, निम्नलिखित में कौन से तत्व परिवर्ती संयोजकता को दर्शाते हैं? परिवर्ती संयोजकता को दर्शाने वाला जो होता है वो संक्रमण एलिमेंट में होता है, तो कौन सा होगा? 3 से 11 के तत्व हो जाएगा क्या बच्चों? करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्लास को लाइक करते चलना आप लोग। चलो जी पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस तत्व में
4f ऊर्जा स्तर क्रमिक रूप से बढ़ता है तो उसका नाम होता है लेंथेनाइड। क्या होता है सर? लेंथेनाइड। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 48 नंबर सवाल का जवाब बता दो। 48 नंबर सवाल है, पोटास एलम उदाहरण है। पोटास एलम उदाहरण होता है द्विक लवण का। किसका होता है? द्विक लवण का। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और यह क्वेश्चन हम लोगों ने पिछले क्लास में भी किया था, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। चलो 49 नंबर सवाल का जवाब बता दो। पूछा जा रहा है Fe2+ में कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं? Fe2+ में कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 4 होते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी प्रकार से बच्चा पार्टी और भी आपसे पूछा जा सकता है, जैसे पूछेगा Cu2+ में कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो वो 1 होते हैं। अगर Zn2+ में पूछे तो Zn2+ में 0 होते, भाई इसमें नहीं होते हैं। उसके बाद पूछेगा Ni2+ में कितने होते हैं बच्चों? तो 2 होते हैं। उसके बाद Mn वाला में पूछेगा Mn2+ में कितने होते? इसमें 5 होते। ये सब याद रखोगे, ये सब पूछा जाता है आपके एग्जाम में, तो बच्चों भूलना नहीं है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो 50 नंबर सवाल देखिए, आयोडोफोम का उपयोग होता है किसमें? देखो आयोडोफोम का एक बार ऐसे पूछा गया था कि आयोडोफोम का अणुसूत्र क्या होता है, तो आयोडोफोम का अणुसूत्र CH3 होता है। लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है आयोडोफोम का उपयोग किसमें होता है? निश्चेतक के रूप में होता है, बिल्कुल होता है। विलायक के रूप में होता है, बिल्कुल होता है। रोगाणुनाशी के रूप में होता है, बिल्कुल होता है। तो इनमें से सभी करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। और बच्चों अगर 2 नंबर में भी पूछे आयोडोफोम का उपयोग लिखिए, 2 उपयोग को लिखिए, इन्हीं में से अगर 2 को लिख दोगे ना आपका भाई 2 नंबर कोई काट नहीं सकता, तो इतना को याद रखोगे आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। 51 नंबर सवाल देखिए, एल्कील हैलाइड को अल्कोहल में बदला जाता है किसके द्वारा? एल्कील हैलाइड को अल्कोहल में बदलना है भाई, तो विस्थापन अभिक्रिया का प्रयोग करो ना, यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का यूज होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो 52 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, एथिल अल्कोहल और मेथिल अल्कोहल में विभेद किया जा सकता है किसके द्वारा? एथिल अल्कोहल और मेथिल अल्कोहल में विभेद करना है तो बता दो कौन सा होगा बच्चों? वो आयोडोफोम परीक्षण के द्वारा होता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, IUPAC प्रणाली में एसीटोन का नाम क्या होगा? एसीटोन का नाम होता है प्रोपेनॉन। क्या होता है? प्रोपेनॉन। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, 54 नंबर सवाल का जवाब बता दो। C6H6 कैसा पदार्थ है? C6H6 यानी कि ये पूछा गया बेंजीन कैसा पदार्थ? तो बेंजीन हमारा प्रतिचुंबकीय होता है। कैसा होता है बच्चों? प्रतिचुंबकीय होता है। इसी प्रकार से लोहा आए, कोबाल्ट आए, निकेल आए, ये सब लोह चुंबकीय में होता है, ये सब याद रखोगे। और अणुचुंबकीय में O2 होता है, ये सब याद रखना आप सब। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, 55 नंबर सवाल है, कार्बन कार्बन एकल बॉन्ड की लंबाई कितनी होती है? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की लंबाई 1.54 एंगस्ट्रम होती है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 56 नंबर सवाल है, कीटोन का क्रियाशील मूलक क्या होगा? कीटोन का फंक्शनल ग्रुप पूछा गया बच्चों, क्या होगा? वो C डबल बॉन्ड O होता है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। ये किसका होता है? CHO। ये जो होता है बच्चों, ये एल्डिहाइड के लिए होता है। किसके लिए? एल्डिहाइड के लिए। ये जो होता है ये अल्कोहल के लिए होता है। और ये क्या होता है? ये कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए होता है। और कीटोन के लिए ये वाला। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। और बच्चों जितने भी मैं अलग से बता रहा हूं उसको एकदम ध्यान में रखो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो 57 नंबर सवाल है, CH3COOH का IUPAC नाम क्या होगा? वो हो जाएगा हमारा होता है इथेनोइक एसिड। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा बच्चों? ऑप्शन बी बिल्कुल ही सही आंसर है, याद रखोगे आप लोग। चलो जी आगे बढ़ते हैं, 58 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन एकल सैकराइड है? एकल सैकराइड पूछा गया बच्चों, ये तो बहुत ही आसान वाला बात पूछ दिया गया सर, जल्दी से बता दो एकल सैकराइड कौन सा होता? हमने बताया था, अगर एक होता मोनोसैकराइड और दूसरा होता है डाइसैकराइड। अगर मोनोसैकराइड की बात हो तो ग्लूकोज हुआ, फ्रक्टोज हुआ, राइबोज हुआ। अगर डाइसैकराइड की बात हो तो सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, ये सब होता है। लेकिन हमारा एकल साइड सैकराइड कौन सा होगा? फ्रक्टोज हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 59 नंबर सवाल का जवाब बता दो, पारा एल्डिहाइड किसका त्रिवयक होता है? तो आपको याद रखना है, पारा एल्डिहाइड जो होता है वो एसिटल्डिहाइड का त्रिवयक होता है। तो अब आप बोलोगे सर एसिटल्डिहाइड तो ऑप्शन में दिखाइए नहीं दे रहा है, तो बच्चों
घबराना नहीं, एसिटल्डिहाइड का ही दूसरा नाम एथेनॉल है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। 60 नंबर सवाल का जवाब बता दो। CONH2 को क्या कहा जाता है? एमिडो ग्रुप कहा जाता है। CONH2 को एमिडो ग्रुप कहते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ आप लोग, क्या होगा? NH3 में N का संकलन क्या होता है? NH3 में N का संकलन बताओ आप लोग। NH3 में N का संकलन जल्दी से बताओ ना बच्चा पार्टी, क्या होगा? इस पे लोन पेयर भी होता है सर, तो बता दो कौन सा होगा। देखो, एक सिग्मा, ये हुआ और ये हुआ, 3 तो सिग्मा हो गया, अब प्लस में एक लोन पेयर हो गया तो बराबर 4 होगा। और अगर 4 हो रहा हो तो ये हमारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। ये देख रहे हो भूत वाला फोटो बन गया है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओके बच्चों, चलो 62 नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है आप लोगों से, ब्यूना एन तथा ब्यूना एस क्या होता है? ब्यूना एन तथा ब्यूना एस संश्लेषित रबड़ होता है, यानी कि सिंथेटिक रबड़ है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला नंबर सवाल का जवाब बता दो। अगला नंबर सवाल का जवाब जल्दी से बता दो। कौन से बच्चे बताओगे? विटामिन जो खून को स्कंदित होने में मुख्य भूमिका निभाता है उसका नाम है विटामिन के। और बच्चों मैं बता दूं, मेन टॉपिक विटामिन वाले टॉपिक को एकदम हर हाल में पढ़ लेना, क्योंकि इस टॉपिक से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव हर साल पूछा जाता है। तो आप क्या करोगे, हमारा बात मान के विटामिन को अच्छे से पढ़ लेना। वैसे जितने भी बच्चे हमारा नोट्स ले चुके हैं तो उसमें भाई ये सब दिक्कत नहीं, उसमें सारा आंसर दे दिया गया, बस उसे आप एग्जाम तक में खत्म कर लो। उसके बाद देखते हैं प्रश्न कहां से पूछता है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। 64 नंबर सवाल पूछा गया, निम्नलिखित में कौन डाइसेकेराइड दूध में उपस्थित होता है? डाइसेकेराइड दूध में उपस्थित होने वाला लैक्टोज होता है। ऐसे डाइसेकेराइड की बात करें, सुक्रोज भी होता है, माल्टोज, ये डाइसेकेराइड है, लेकिन दूध में उपस्थित लैक्टोज होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला नंबर सवाल का जवाब बता दो, पूछा जा रहा है क्या? ग्लूकोज में कायरल कार्बन की संख्या कितनी है? ग्लूकोज में कायरल कार्बन की संख्या 4 है। कितनी है सर? 4 है। 65 नंबर सवाल का जवाब करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 66 नंबर सवाल है, कोशिका का पावर हाउस क्या कहलाता है? कोशिका का पावर हाउस कहलाता है माइटोकॉन्ड्रिया। कौन कहलाता है भाई? माइटोकॉन्ड्रिया। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 67 नंबर सवाल का जवाब बता दो, रक्त का लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? रक्त का यानी कि खून का जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है? वो होता है हीमोग्लोबिन के कारण। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। 68 नंबर सवाल आपके सामने, अमोनिया आर्द्र लाल लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देता है? तो नीले रंग में। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 68 का क्या होगा बच्चों? ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही आंसर है, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो आगे बढ़ते हैं। 69 नंबर सवाल का जवाब बता दो, क्या होगा? डेटोल का उपयोग होता है किसके रूप में? डेटोल का उपयोग होता है एंटीसेप्टिक के रूप में। बच्चों क्या होता है? एंटीसेप्टिक के रूप में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो, और आज के क्लास का ये रहा आपके सामने लास्ट क्वेश्चन, जल्दी से बता दो, टाइफाइड में प्रयुक्त होने वाला प्रतिजैविक कौन सा होता है? उसका नाम होता है क्लोरमफेनिकोल। क्या होता है सर? क्लोरमफेनिकोल। 70 नंबर सवाल का जवाब करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा बच्चों? ऑप्शन बी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ओके बच्चा पार्टी, क्लास कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और जितने भी बच्चे नोट्स लेना चाहते हो कॉल